क्लास 11 12th में आपने एसेट और लाइबिलिटी तो समझा ही होगा। जिसने कॉमर्स नहीं पढ़ा उसको मैं बता दूं, बड़ी खतरनाक चीज है भाई। क्योंकि आज हमारे साथ है विनेश रंगम जी, हु इज द फाउंडर ऑफ फेसबुक, एंड आज हम पूरी इसी चर्चा पे बात करने वाले कि हाउ अ बिजनेस एक्चुअली एसेट समझ के लाइबिलिटी उठा लेते हैं, लाइबिलिटी उठा के एसेट समझ लेते हैं। ही इज बीन वर्किंग ऑन दिस फील्ड फॉर मेनी इयर्स, एंड आज उन्होंने कुछ रिसेंटली अभी एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। आज सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी। सो हेलो सर, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। हेलो सर, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप बताएं कि ये वाइसबुक की जर्नी चालू कब हुई और इसके पीछे का कारण क्या था? वाइसबुक की जर्नी चालू हुई थी मेरे एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन के बाद में। तो बेसिकली मैंने अपना करियर 2012 में चालू किया था। 2012 में जब मैं एज एन अकाउंट 12th क्लियर करने के बाद में 12th क्लियर करने के बाद मैं करीब 26 मार्च को अपनी पहली एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट किया था। और इत्तेफाक से मैंने जो अकाउंटिंग की पढ़ाई करी उसी फील्ड में मैं एंट्री, जो टैली में डेटा एंट्री करना और ये सब चीज़ों में चालू किया। वहाँ से 5 साल डाउन द लाइन व्हेन इट कम्स टू 31st ऑफ दिसंबर 2016, तब तक मैं अपना जॉब छोड़ चुका था। और छोड़ने का रीज़न ये था कि मेरे को जितनी चीज़ों की ग्रोथ चाहिए थी वो मैंने कंप्लीट करी। जैसे कि मैं टैक्सेशन पे मेरे को नॉलेज मिला, ऑडिटिंग पे नॉलेज मिला, ये सारी चीज़ें करते थे। फिर मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि मैं अगर यहीं पे कंटिन्यू करता रहूँगा तो मेरा मॉनेटरी ग्रोथ नॉर्मली होता रहेगा, बट मेरी प्रोफेशनली जो ग्रोथ करने की जो एक चाह थी वो नहीं हो पाएगी। इसके बाद 1 जनवरी 2017 मैंने ये डिसाइड किया कि लेट अस डू इट प्रोफेशनली। तो सबसे पहले इट स्टार्टेड विथ लाइक अनऑर्गेनाइज्ड अकाउंटिंग सर्विसेज, एक पार्ट टाइम अकाउंटिंग सर्विसेज जैसा हम चालू करेंगे। और 6 महीने बाद जीएसटी एप्लीकेबल हो गया। तो जीएसटी एप्लीकेबल हुआ 1 जुलाई 2017। तो जीएसटी एप्लीकेबल होने के बाद में बहुत बड़ा रिजाइम आया, रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल्ड प्रोफेशनल्स बढ़े, सीएज हैं, एडवोकेट्स हैं, उसके बाद भी अकाउंट्स को ढंग का मेंटेन करने वाले बंदों की ज़रूरत पड़ी। तो एक अकाउंटिंग में जो एक लैक्यूना था, जो उसको ध्यान नहीं दे रहे थे लोग, अब वो मजबूरन में ध्यान देने की ज़रूरत आ गई थी। हम लोग के लिए वो ब्लेसिंग हुआ और शायद तक राइट टाइम पे मैंने वो डिसीजन लिया, क्योंकि 6 महीने किसी ना किसी चीज़ को समझने में तो लगता ही है। तो एग्जैक्टली मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा टाइमिंग सही था उस डिसीजन को लेने के लिए। और उसके बाद मैंने फिर जीएसटी आने के बाद में हम लोग वो वर्किंग करते गए, सारी चीज़ें समझते गए। देन केम कोविड तक हम लोग जो सर्विसेज दे रहे थे दैट इज फ्रीलांस अकाउंटिंग सर्विसेज कह सकते हैं। तब तक वाइसबुक्स का कोई क्रिएशन वगैरह नहीं हुआ था। अच्छा, तो तब बिना नाम के बेचा जा रहा था? हाँ, बिना नाम के बेच रहे थे। एंड मैंने पढ़ा था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम बिफोर फ्रीडम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था। तो दैट वाज द नेम विच वाज माय फेवरेट, इंपीरियल, बहुत एकदम प्रिविलेज्ड सर्विसेज। तो मैंने प्रोप्राइटरशिप में इंपीरियल सॉल्यूशंस के नाम पे इस चीज़ की शुरुआत की थी। इंपीरियल सॉल्यूशंस में चालू करने के बाद क्लाइंट बिल्डअप होते गए और आज भी वो मेरे क्लाइंट हैं। एंड जिस प्राइस पे मैंने उनको हुक किया था, इतने सालों के बाद भी उसी प्राइस पे मैं उनको प्राइस डिलीवर कर रहा हूँ। वी हैव नॉट चेंज्ड द प्राइस ऑफ द प्रोफेशनलिज्म। दिस इज द कमिटमेंट वी कैरी विथ ईच क्लाइंट कि गलत हो या सही हो, एक बार लिख लिए मतलब लिख लिए। तो हम आज भी उनको उसी क्लाइंट को उसी रेट पे सर्व कर रहे हैं और वही सर्विसेज सर्व कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि सर हम प्रीमियम कर रहे हैं तो अब हम आपको ड्रॉप करेंगे या कुछ। वी आर कैरिंग। कोविड में वाइप आउट हुआ। कोविड के बाद में ऐसा लगा कि इसको एक प्रोडक्ट में बदलने का ज़रूरत है। एंड वी हैव ट्राइड मैनी परमेंटेशन कॉम्बिनेशंस। हमने बीच में एक इसको प्रोडक्टाइज करने के लिए बहुत कोशिशें की। एंड देन केम 2022 in which we decided finally to move with a brand name. तब बहुत सारे नाम खोजे। 2022 में चैट जीपीटी भी उतना एक्टिव नहीं था, तो ऐसे ही नॉर्मली हम 4 लोगों को 5 लोगों को पूछते थे वो नाम, सारी चीज़ें। आउट ऑफ मतलब सुबह 3 बजे के आसपास नींद खुली और मेरे को ना मेरे स्कूल में और कई लोग जो 3 इडियट्स का चतुर है उससे रिलेट करते हैं। तो चतुर करते करते चतुर का इंग्लिश वर्जन वाइज है। And we are maintaining the books of accounts, so we maintained it as wise books. Wow. So वहाँ से मतलब वो चतुर को कन्वर्ट किया।
और मैथोलॉजी के हिसाब से चित्रगुप्त को भी बहुत चतुर और वो माना जाता है, ही इज मोस्ट मतलब अकाउंटेबल पर्सन। तो इन सारे चीजों को कॉम्बिनेशन करके वाइज बुक्स। वाओ, वेरी नाइस, वेरी एंड ट्रू मतलब विद ब्लेसिंग इट गॉट द ट्रेडमार्क, मतलब वो बिना कोई ऑब्लिगेशन के ऑब्जेक्शन के वो ट्रेडमार्क रजिस्टर भी हो गया, तो इट इज नाउ अ ब्रांड। नाइस, वेरी नाइस। तो लाइक वाइज बुक अभी एग्जैक्टली करता क्या है? वाइज बुक्स क्या करता है? वाइज बुक्स अकाउंटिंग को ऑटोमेट करने में हेल्प करता है। इट इज एन अकाउंटिंग आउटसोर्सिंग एजेंसी जिसमें ओनर को जो रिपोर्ट्स चाहिए रहती है टाइम पे, और वो रिपोर्ट्स बहुत ल्यूक्रेटिव होती है, वो कस्टमाइज्ड रिपोर्ट्स होती हैं। ज़रूरी नहीं कि हर एक बिजनेस सेम रिपोर्ट को अपने यहाँ पे यूज़ कर सकता है। तो उनके रिक्वायरमेंट्स पहले समझते हैं, उनके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से डेटा डिज़ाइन होता है, और फिर मंथ एंड में हम उन रिपोर्ट्स को उनको डिलीवर करते हैं। ये एक पार्ट है। इससे क्या होता है, हम ओनर को उनका ट्रू मिरर डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है। ट्रू मिरर का मीनिंग ये होता है कि क्लाइंट मेरा दोस्त हो या मेरा दुश्मन, 2 + 2 = 4, देयर इज नो इमोशन इन इट। इमोशन तो है नहीं, मैं इमोशन को जोड़ूंगा तो 6 नहीं हो सकता। तो वी डिलीवर द ट्रू पिक्चर कि आपकी पोजीशन क्या है एंड वेयर आर यू लैकिंग एंड वेयर आर यू डूइंग द बेटर थिंग। ठीक है। अकाउंटिंग एक ऐसा हिस्टोरिक डेटा है जिसको आप कंपेयर करके आप बहुत सारे डिसीजंस फाइनेंशियली ले सकते हो। सपोज सेल्स में कितना इंक्रीमेंट करना है, हमारे पास कितने की बैंडविड्थ बच रही है, कैश फ्लोज कैसा, और लेकिन हर एक क्लाइंट का अकाउंटिंग सिस्टम अलग, वेदर दे आर मेंटेनिंग इट ऑन अ सेम सिस्टम दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट सबकी अपनी अपनी पेमेंट स्केल्स है, पेमेंट ड्यू डेट्स हैं, उन सब चीज़ों को हम कंसिडर करते हैं एंड दिस कम्स विथ एन एफिशिएंट मैनर। ठीक है। अभी जैसे बहुत सारे MSMEs हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो बिजनेस चालू तो कर लेते हैं, बट उन्हें ये अकाउंटिंग का कंसेप्ट समझ नहीं आता। तो अगर देसी भाषा में समझाया जाए तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग बिजनेस से पहले आता है और बिजनेस बंद होने तक रहता है, बिजनेस बंद होने के बाद भी रहता है। तो LIC का जो वर्ड है ना, जिंदगी के पहले भी और जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी, तो ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट इकलौता ऐसा डिपार्टमेंट है हर बिजनेस हाउस का जो एप्लीकेबल है। सपोज आप एक छोटा से छोटा बिजनेस चालू करने का सोचिए, वो उद्देश्य क्या है बिजनेस चालू करने? पैसा अर्न करना, टू अर्न मनी। वेयर मनी फ्लोज अकाउंटिंग इज ऑटोमेटिकली लाइक, क्योंकि उसे कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा। अकाउंटिंग इज नथिंग बट काउंटिंग द थिंग्स विच इज गोइंग इन एंड विच इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। तो हमको बिजनेस चलाना है और हम जिस चीज के लिए चालू कर रहे हैं अगर वही चीज ट्रैक ना करे तो उस बिजनेस का मेन मिशन ही प्रॉब्लम में आ सकता है। तो जितने MSMEs और जितने स्टार्टअप्स और जो भी चालू कर रहे हैं अपने व्यापार, एक्चुअली स्टार्टअप और ये MSMEs को छोड़ते हैं, जो भी एक नया व्यापार चालू कर रहे हैं उसको सबसे पहले इस चीज के ऊपर ध्यान देना है कि मैं जिस रेट पे मटेरियल सेल कर रहा हूँ या मेरा सर्विस सेल कर रहा हूँ या मेरा फ्रीलांसर सर्विसेज कर रहा हूँ, तो मेरी वर्थ जो है वो जस्टिफाई होनी चाहिए, उसको उसका कॉस्ट का एक्यूरेट आइडिया होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कॉस्ट निकालना बहुत बड़ा टेक्निकल स्किल है, जो मैं जिस रेट पे मैं खरीद रहा हूँ या जिसमें मैं पे कर रहा हूँ या मेरी जो आर्ली कॉस्ट है वो कैसे जस्टिफाई हो सके। एंड विदाउट प्रॉफिट नो बिजनेस शुड बी डन। ओके, अभी मेरे को ये बताइए कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि जब वो बिजनेस चालू करे तो उनके पास बजट नहीं होता है, तो अकाउंटेंट को हायर कैसे किया जाए? अकाउंटेंट को बिजनेस चालू करने से पहले हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि अगर हम कोई बिजनेस चालू करते हैं तो उससे पहले हम कुछ रजिस्ट्रेशंस लेते हैं, उसके लिए हम किसी ना किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं। वैसे ही एक कंसल्टिंग आप अपने जो आपके नोन होंगे जो ऑलरेडी बिजनेस में, उनके अकाउंटेंट से भी आप नॉलेज ले सकते हैं और उसमें वो आपको क्लियर कर देगा कि इसमें क्या कॉस्टिंग आ सकती है, कितना वायबिलिटी है, कैसा है, बेसिकली आपको पता चल जाएगा। ठीक है। और ये कहीं ना कहीं आपका बजटिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करता है। ठीक है। सो हाउ इज अकाउंटिंग डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंशियल प्लानिंग? फाइनेंशियल प्लानिंग हमेशा फ्यूचर की ओर प्रेडिक्शन करता है। जैसे आज हम फाइनेंशियल ईयर 25-26 में एक क्वार्टर जा चुका है, मैं आपसे पूछूंगा कि आप अपने फर्म को किस टर्नओवर पे क्लोज करना चाहते हो। सपोज आपने बोला मुझे 30 करोड़ में क्लोज करना है, तो 30 करोड़ रुपए तक ले जाने का जो है वो फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प करता है कि आप एक आइडियोलॉजी 30 करोड़ रुपए रेवेन्यू अर्न करने के लिए आप अपनी पूरी एक्सपेंसेस, आप अपना मार्केटिंग का बजट, आप अपने टीम साइज, आप अपने लेवल्स, आप अपने बैंक के लोन्स, ये सारे चीजों को अलाइन करते हो। करेक्ट। तो 31 मार्च को ये आपको दिखेगा कि वेदर यू हैव अर्नड दैट 30 CR और नॉट। ठीक है। अगर अर्न कर लिया तो योर GPS इज परफेक्ट,
ठीक है। और अगर अर्न नहीं किया तो जो गूगल मैप आपको ये गलियों में घुमाता है वैसे आप घूमते घूमते कहीं ना कहीं ये समझ लेते हो कि एक टर्निंग मैंने गलत लिया था। सो दिस इज द फाइनेंशियल प्लानिंग जो हमेशा फ्यूचर पे काम करता है। ठीक है। अकाउंटिंग जो है हमेशा हिस्टोरिक डेटा पे काम करता है। जब तक रुपया बैंक से निकलेगा नहीं मैं एंट्री नहीं करूंगा, तो दैट हैज टू बी, मतलब वो हमेशा पास्ट टेंस में ही रहता है। ओके। तो हम जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग बनाते हैं तो हम अपना हिस्टोरिक डेटा चेक करते हैं कि हम जो प्लान बना रहे हैं वो हमारा हिस्टोरिक डेटा से रिलेटिव है कि नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम हिस्टोरिक डेटा को कंप्लीटली इग्नोर करके फाइनेंशियल प्लानिंग करें। और फाइनेंशियल प्लानिंग के जो मल्टीफोल्ड, जैसे आप 3x 4x बोलते हो, तो वो अकाउंटिंग डेटा उसको सपोर्ट करे, बट दे गो ऑन हैंड, मतलब वो बहुत रिलेटेड है। एक आगे की ओर दिखाता है, एक आपका पीछे आपकी परछाई बन के चलता है। अकाउंटिंग आपको कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, वो हमेशा सच ही बोलेगा। अच्छा, तो जैसे आपने इतने सारे लोगों को अपना एक्सपीरियंसेस दिया, उनके आपने सर्विसेज दी, इन सारी चीज़ें की। सो व्हाट वाज दैट फनी इंसिडेंट जब आपने देखा होगा कि यार ये तो यार सारे लोग लैक करते हैं, या मैक्सिमम लोगों के में आपने देखा होगा ये तो वो छोड़ देते हैं एंड बाद में वो बूमरैंग की तरह आके उन्हें हिट करता है। तो व्हाट इज़ दैट वन थिंग जो लोगों को जल्दी टाइम पे कर लेना चाहिए? जो सबसे जल्दी और सबसे पहला चीज़ है करना, हफ्ते में एटलीस्ट एक दिन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बैठ के देखना है कि कितना आया और कितना गया। महीने में देखोगे तो पहले दिन हमने क्या किया वो किसी को याद नहीं रहने वाला। मैं ये मानता हूँ ऑन एन एवरेज एक हफ्ते का रिकॉर्ड दिमाग में तो रहता ही होगा। तो हर हफ्ते एटलीस्ट फॉर एन आवर मिनिमम, ठीक है, आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ अपने अकाउंटेंट के साथ बैठिए और ये समझिए कि कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ें नहीं आई हैं या कौन सी चीज़ें बच रही हैं जिसे कंप्लीट करना है। ओके। और ये जिस आदमी ने कर लिया उसके बुक्स हमेशा परफेक्ट। ओके। और वो बुक्स अगर हमेशा परफेक्ट है तो उस डेटा पे वो रिलाई कर सकते हैं। उस डेटा पे रिलाई करने के बाद उस डेटा के ऊपर एक्शनेबल पॉइंट्स नोट करके आगे बढ़ सकते हैं। आई हैव मेट सो मेनी क्लाइंट्स जिनका अकाउंट इतना स्ट्रांग है कि उन्हें शाम में अगर दिख रहा है कि उनके बैंक में इतना पोजीशन है तो उनका बुक्स भी बोलता है कि इतना पोजीशन है। And they have multiplied their businesses by 3x 4x। लेकिन वही चीज़ जहाँ पर लैक करती है वो आपको प्रॉब्लम में डालेगी। ठीक है। और कई सारे बिजनेस हाउसेस ऐसे हैं उनके नहीं पता कि कितना उनका कमाई हुआ है, लेकिन रोलिंग में पेमेंट आ रहा है और पेमेंट जा रहा है, सारे खर्चे सेटिस्फाई हो रहे हैं, बिजनेस चल रहा है। ये दोनों केस सिनेरियोज मार्केट में अवेलेबल हैं और ये हर जगह अवेलेबल है। मतलब ऐसा नहीं कि मार्केट में हर क्लाइंट जब भी हमसे जो बात करते हैं ये दोनों केसेस मिलते हैं। तो इट इज़ ओके, मतलब लेट अस नॉट डिग डीपर इनटू व्हाट द रॉन्ग वी हैव डन, लेट अस थिंक अबाउट द फ्यूचर। हम वहाँ से फिर उनको गाइड करते हैं कि आप आगे इस तरीके से बढ़िए। 1 घंटे में आपको क्या क्या देखना है, सबसे पेनफुल पॉइंट को सबसे पहले क्लियर कर दो तो सबसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स बाद में आएंगे, तो लाइफ बिकम्स ईजियर। और शायद ऐसा भी हो कि अगली बार आपको डाउन द लाइन 4 वीक्स 5 वीक्स 7 वीक्स 10 वीक्स के बाद शायद इतना देर नहीं बैठना पड़ेगा। अकाउंट का फुल नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है, बट आना और जाना देखने से सब समझ में आता है। ओके। जैसे वाइसबुक के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो अभी फिलहाल के लिए क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है? वाइसबुक्स का कोर कॉम्पिटेंस अकाउंटिंग सर्विसेज के ऊपर है। वी डिप्लॉय फुल टाइम अकाउंटेंट्स एट द क्लाइंट्स प्लेस। हम क्लाइंट के ऑफिस में एक फुल टाइम अकाउंटेंट रखते हैं, वहाँ से फिर हैंड होल्डिंग करते हैं उनके पूरे बुक्स को, मंथली रिपोर्ट्स को, कंप्लायंसेस को, ये सारी चीज़ें। अदर देन दैट कंपनी रजिस्ट्रेशंस, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशंस, लीगल में जो बेसिक लीगल सर्विसेज होती हैं, जैसे बिलिंग में जो बेसिक स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशंस वगैरह है वो है कि नहीं वो चेक करना। हमारा मेन कंप्लायंस के ऊपर भी अच्छा खासा एक्सपर्टीज़ है। हमारी टीम जो है कंप्लायंस के लिए अलग से है डेडिकेटेड, जो कंप्लायंस हैंडल करती है। हालांकि एक बहुत बड़ा मिथ है कि कंप्लायंस के लिए अकाउंटिंग करना है, ये गलत है। अकाउंटिंग है तो कंप्लायंस है, तो हम पहले अकाउंटिंग पे फोकस करते हैं फिर कंप्लायंस पे फोकस करते हैं। तो अकाउंट्स हमारा परफेक्ट है तो कंप्लायंस में एरर होने के चांसेस नहीं के बराबर। ओके। जैसे जब से ये जीएसटी चालू हुआ है बहुत सारे लोगों के दिमाग में लगता है कि जीएसटी पे करना उनके लिए लॉस है, या बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं जीएसटी को लेकर, तो उसका में आपका क्या कहना है? जीएसटी का आपका पहला सवाल जीएसटी पे करने से लॉस है, मैं उसको एकदम क्लियर कर देता हूँ। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम, मतलब मैं अगर कोई चीज़ 100 रुपये में खरीद रहा हूँ उस पर जीएसटी 18% लग रहा है, यानी 18 रुपये। तो वो 18 रुपये मुझे क्लाइंट पे कर रहे हैं। अगर मेरे पास आईटीसी है भी नहीं तो 18 जो जीएसटी के नाम पे मेरे को मिला है उसे मुझे जीएसटी में देने में दर्द क्या है?
तो कभी भी ये मत समझिए कि जीएसटी आप जो पटा रहे हो वो आपके जेब का खर्चा है, वो आपका जेब का खर्चा कभी भी नहीं है। वो हमेशा एक वैल्यू एडेड एडवांटेज है कि जितना आप जीएसटी पटा रहे हो ये मान के चलो आपकी ग्रॉस मार्जिन जो है उतना ज़्यादा है, क्योंकि अगर मैं कोई चीज़ 50 रुपये में खरीद रहा हूँ, मुझे 9 रुपये का इनपुट मिल रहा है, मैं उसी चीज़ को 100 रुपये में बेच रहा हूँ तो मुझे 18 रुपये का आउटपुट मिल रहा है। तो 9 रुपये में पटा रहा हूँ तो 9 रुपये 50 रुपये के प्रॉफिट का है जो ऑलरेडी मुझे क्लाइंट पे कर चुका है। करेक्ट। तो उस चीज़ को पे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। लेकिन जो वेंडर है आपका, वो अगर टाइम पे जीएसटी डाल रहा है तभी वो 9 रुपये मिलेगा, अदरवाइज वो 9 रुपये जो है वो आपका ब्लॉक हो सकता है। जब तक वो ना डाले आपको 18 पे करना है। हाउएवर इट इज नॉट लॉस, आपको वो रियलाइज करने में थोड़ा टाइम लगेगा, वो थोड़ा सा टेक्निकल है। लेट अस नॉट डिग डीपर। हमारे को ये समझ में आ रहा है कि जीएसटी पे करना कोई गुनाह नहीं है। ठीक है। जितना हायर प्रॉफिट पे आप रहोगे आपका जीएसटी पेएबल उतना आएगा। कभी भी जीएसटी पे करने से पीछे मत रहो। वो पे कर रहे हो दैट मीन्स यू आर ऑन अ प्रॉफिट साइड। एक जैसे इंडिकेटर्स होते हैं, पीएच वैल्यू होता है, अगर जी मतलब न्यूट्रल आया पीएच 7 है तो उसका कलर कुछ साइंटिफिकली चेंज नहीं होता, आइडियल कंडीशन। तो ये एक आइडियल कंडीशन है। और अगर आपका आईटीसी बच रहा है और आप नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, मतलब आप कहीं ना कहीं लो मार्जिन प्राइसेस पे गेम खेल रहे हो, ये एक फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं। तो इस टाइप के इंडिकेटर्स और वार्निंग्स को हम समझ सकते हैं। ओके ओके। एंड व्हाट अबाउट द दूसरा जो सबसे बड़ा मिथ चल रहा है जीएसटी को लेके? जीएसटी को लेके मिथ ये है कि कंप्लायंस बढ़ गया है। ऑब्वियसली जब आप एक इनोवेशन मान सकते हैं इस चीज़ को, कि जब ट्रेडिशनल वेज थे तो क्वार्टर में एक बार रिटर्न फाइल करना पड़ता था, और कई बार तो वो क्वार्टर एक साथ 2 क्वार्टर 4 क्वार्टर करते थे। तो उसमें क्या है कि एक कन्वीनियंस था कि अपने कन्वीनियंस के हिसाब से रिटर्न्स फाइल करते। बट अब क्योंकि ये इंडिया लेवल पे एक पूरा रिफॉर्म था, टैक्स रिफॉर्म था, और ग्लोबलाइज होने के बाद गवर्नमेंट के भी रेवेन्यूज बढ़े इसके चलते, और ट्रांसपेरेंसी आई है बिजनेसेस में। तो जीएसटी में कंप्लायंसेस के अलावा और कोई भी चीज़ें नहीं बढ़ी है। और कंप्लायंस के लिए अगर आपके पास प्रॉपर कंप्लायंस ऑफिसर है और आप प्रॉपरली कंप्लायंस कर रहे हो तो इट इज़ बेटर। और स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए गवर्नमेंट जो कर रही है, जो मतलब उन लोगों ने क्वार्टरली रिटर्न सिस्टम जो लेके आए कि भाई आप क्वार्टर ही भरो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे एक ये मिथ जग गया है कि एक अकाउंटेंट को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए और रिटर्न फाइल करने के लिए। वो एक मिथ है, क्योंकि अकाउंटेंट पहले भी आपके पास थे, खाता लिखने के लिए कोई ना कोई ज़रूरत था। और इतना सिंप्लीफाइड रिटर्न सिस्टम हो गया कि आजकल हर कोई जीएसटी रिटर्न फाइल कर लेता है। हम लोग आज कम से कम अगर 80 लोगों को इंटरव्यू करते हैं महीने में, तो सबके में लिखा हुआ था कि जीएसटी फाइलिंग हम करते हैं करके। तो इट इज क्वाइट ईजियर एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसे और इजी करने का प्रोसेस चल रहा है। ऑटोमेशन कर दिए हैं, कई सारी चीजें वो खुद ही ऑटो पॉपुलेट करता है। हमें सिर्फ रिकंसाइल करना है कि हमारे पास है कि नहीं। तो इट इज नॉट अ टीडियस प्रोसेस और बहुत जनरलाइज हो चुका है। राइट नाउ मार्केट में बहुत सारे ऐसे अकाउंटिंग सर्विसेज फर्म बैठे हुए हैं, बहुत सारी एजेंसीज है जो इस टाइप की प्रोसेस दे रही है। हाउ वाइसबुक इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? वाइसबुक्स कम्स विद एन अकाउंटेबिलिटी फर्स्ट। जो हमारे क्लाइंट को एक्वायर करने का तरीका है, या हम जो क्लाइंट को बताते हैं कि हम आपको क्या डिलीवर करने वाले हैं, वो एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। हम जनरलाइज्ड जो कंप्लायंस हैंडल करके सिर्फ अकाउंट को आपको सबमिट करने का काम नहीं करते, वी हैंड होल्ड। तो वो एक मेजर डिफरेंस है, सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर वही है। सो वी कम्स एट व्हाट यू कैन से वी कम्स विद कस्टमाइजेबल ऑफरिंग्स। ठीक है। वी डिजाइन एसओपी फॉर ईच क्लाइंट, वो किसी से रेप्लिकेट नहीं होता। एंड सेकेंडली वी कम्स विद व्हाट यू कैन से मैंडेटरी प्राइवेसी पॉलिसी, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करते हैं कि आपका डेटा कहीं नहीं जाएगा। एंड वी पे ह्यूज अमाउंट्स to secure that promise। मतलब we are making a promise, that means we are doing it with heart। हम लोग कहीं पे भी डेटा इधर से उधर नहीं होने देते। अगर आपके ऑडिटर को भी डेटा भेजना है तो we mark you in the CC and we let you know that this data has been shared to that। ये हमारे प्रिंसिपल्स में से है। There is a core value that will maintain high strict privacy policy with each client। एंड जनरली कोशिश करते हैं कि क्लोज कॉम्पिटिटर्स को ऑनबोर्ड ना करें, ताकि उनको ये इनसिक्योरिटी ना हो। और अगर है तो पहले से इन्फॉर्म कर देते हैं कि दैट वी आर ऑनबोर्डिंग रिलेटिवली सेम कैटेगरी ऑफ पर्सन एज आवर क्लाइंट, दिस इज फॉर योर इंफॉर्मेशन। दिस मेक्स आवर ट्रस्ट लेवल मोर। तो ट्रस्ट के साथ हम काम करते हैं, हम हैफेजर्ड काम नहीं करते।
तो अगर आपको लग रहा होगा कि आपको किसी ने ठगा है या अकाउंटिंग में बहुत डाउट्स हैं, तो आपको समझ आ रहा है दिस पर्सन हैज़ दैट क्रेडिबिलिटी फैक्टर जो ट्रस्ट को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ाता है. सो यू कैन चेक ऑन इट. ओके, तो अभी अभी रिसेंटली आपने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, हाँ, एप्लीकेशन लॉन्च किया. Yes. तो व्हाट इज इट ऑल अबाउट? इट इज़ अबाउट द मिक्सचर ऑफ 8 years एक्सपीरियंस विच वी कैरी. वो एक्चुअल में 8 साल का हमारा बच्चा है जो आज आपके सामने है. उसको हमने जीनी का नाम दिया है, जीनी बाय वाइस बुक्स. जो अलादीन का जीनी होता है, चिराग जो आप रगड़ते हो तो आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है. तो इट इज़ काइंडली सेम लाइक अ चैटबॉट. जो उसका एक फीचर चैटबॉट का है जो आपको ये एक्सप्लेन करता है कि इस बिजनेस में इनसाइट्स क्या बेटर हो सकते हैं. एनालाइज करता है वो आपके प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को, कैश फ्लो स्टेटमेंट को, और आपके कंप्लायंसेस को भी स्क्रीन करता है कि आपने कौन सी चीज़ें टाइम पे करी और कौन सी चीज़ें नहीं करी. ओके. तो ये जो जीनी का प्रोडक्ट है ये क्लाइंट को उसके भाषा में, वर्नाकुलर लैंग्वेज में समझाने में हेल्प. सेकेंडली, जीनी का जो दूसरा एम है वो ये है कि रियल टाइम डेटा डिलीवरी के ऊपर जो हमारा इतने सालों का संघर्ष है वो अब वो पूरा कर रहे हैं. तो व्हाट हैपेंस इज, हम जो अगर कोई एरर मार्क करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है, तो उसका अभी तक कोई रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं होता था. हम अकाउंटेंट को एक एक्सेल शीट देते थे, वो अकाउंट सुधार देता था, तो वो डेटा खत्म, वो एक्सेल शीट हट गई वहां से. बट हम क्लाइंट को ये नहीं बता पा रहे थे कि एरर्स कहाँ कहाँ हो रही है और क्यों हो रही है, किसके वजह से हो रही है. नाउ वी आर स्टार्टिंग ए रिकॉर्ड फॉर इट कि हम ये चीजें आपके उस सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है. यस. तो वो मंथली स्क्रीन में सारे चीजें दिखती हैं और उसी में डाउनलोडेबल रिपोर्ट है कि आप अगर 11 बजे आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से फ्री होते हो, अगर आप मेरे से बात करना चाहोगे तो आई मे नॉट बी अवेलेबल एट दैट टाइम, बट यू कैन डाउनलोड द रिपोर्ट एंड इट इज सेल्फ सस्टेनेबल. वो सेल्फ सर्विस पोर्टल प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन किया होगा. सो दिस इज द बेबी ऑफ द 8 year स्ट्रगल विच वी फेस्ड विद आवर क्लाइंट्स. मतलब क्लाइंट्स को कभी कभी लगता है कि हम रिपोर्ट उनके हिसाब से, उनके टाइम पे, उनके कन्वीनियंस पे नहीं दे पा रहे हैं, तो ये हम वो कर रहे हैं. नाउ वी आर ऑल्सो उसमें एक छोटा सा एक टाइनी एडिशन ये किए हैं कि वो रिपोर्ट डाउनलोड होने के बाद आप चाहो तो उसको वीडियो फॉर्मेट में कोई पीछे से बोलते हुए आप उसे देख सकते हो. तो इट इज वी आर इंटीग्रेटेड. वाओ. एंड अगर किसी को ये सर्विस अवेल करनी है या इसका लाभ उठाना है तो वो कैसे कर सकते हैं? राइट नाउ ये बीटा फेज पे है, तो हम सिर्फ अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को दे रहे हैं. और इसमें एक सबसे बड़ा यूएसपी इसका ये है कि इसमें एरर्स जो है वो वैलिडेट करता है वाइस बुक्स. वाइस बुक्स की इंटरनल टीम एरर्स निकाल के वैलिडेट करती है, तो डेटा इज वैलिडेटेड बाय वाइस बुक्स. सो उस पर रिलायबिलिटी का चांसेस बढ़ जाता है. ठीक है. अगर आप एक नॉर्मल अकाउंटेंट से और डेटा सिंक करेंगे तो वहां अगर वो कोई गलत एंट्री पास हुआ है तो आपको रिपोर्ट भी वो गलत ही आएगा, तो उसमें आप रिलाई नहीं कर सकते. Therefore, we are not into the mass market production for this application. We are right now delivering it only for our clients and exclusively free of cost. उसके लिए हम कोई charges वगैरह अभी तक उस पर चार्ज नहीं कर रहे हैं. This is an add-on advantage for our existing clients. But हम down the line जो screening हम कर रहे हैं इसके SOPs बना के जब हम करेंगे तो we'll go public it. So, मतलब ये ऑप्शन है सामने आने वाले टाइम पे जहाँ पे हम पब्लिक को ये देने वाले हैं. ये पब्लिक को देने वाले हैं. एक्चुअली मुझे जब मैं मतलब ये एक छोटा सा एपिसोड है, जब मैं मुंबई गया था, पहले स्टार्टअप हम लोग भी ये सोचे थे कि एक स्टार्टअप है, एक इनोवेटिव आइडिया है, हम अकाउंटिंग को अलग तरीके से कर रहे हैं. तो वन ऑफ द इन्वेस्टर हैज सेड कि आप इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस पे ही चल रहे हो. तो ह्यूमन इंटरफेरेंस जब तक है तब तक कोई भी चीज़ स्केलेबल नहीं हो सकती और मॉडल सक्सेसफुल नहीं हो सकता. तो वो मेरे मन में है कि मैं इसके अंदर से ह्यूमन फैक्टर हटाऊं और इसे इतना मतलब इतने यूज केसेस उसके अंदर ऑलरेडी रहे कि वो उतने सारे केसेस को एनालाइज कर सके. दैट इज द रीजन उसका डिले होने का थोड़ा सा चांस हो सकता है, बट सूनर और लेटर इट विल बी कंप्लीटली ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, उसमें हटा देगा. अगर आपने रियलाइज किया होगा तो हर अच्छी चीज के पीछे एक अच्छा क्रिटिक होता है. तो कभी कभार अगर आप क्रिटिसिज्म जो है अगर उसको आप पॉजिटिव लेते हैं तो बहुत कुछ बदल सकता है. बहुत खूब, बहुत खूब. तो मुझे बताइए, जो पूरी 8 साल की आपकी जर्नी है, इसमें हमने बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस देखे होंगे जहाँ पे लोगों ने बहुत ऐसी गलतियाँ की होंगी, या आपने अपने तरफ से कुछ गलती हुई होगी, या टीम ने कुछ गलती की होगी, बट वो गलती को सुधारने में ज़्यादा मज़ा आया और उससे बहुत कुछ सीखने को मिला. तो व्हाट वाज दैट वन? मेरे पास एक रियल लाइफ एग्जांपल है इस चीज़ के लिए. हालांकि इस क्वेश्चन से ही मैं उसे रिलेट कर पा रहा हूँ. हम लोगों के पास में एक ऐसा कस्टमर है
उसके कम्युनिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, मतलब अकाउंटिंग ज़्यादा है, ठीक है। उनके बिलिंग जो है वो करीब करीब 2000 इनवॉइसेस 3000 इनवॉइसेस पर मंथ इशू होते हैं। 3000 इनवॉइसेस? यस, 3000 इनवॉइसेस इशू होते हैं। ठीक तो है। 3000 इनवॉइसेस इशू करने के लिए आपको उसके ऊपर ऑडिट ट्रायल बैठाने के लिए 3000 इनवॉइसेस को तो आप ट्रैक नहीं कर सकते। सो हमने अभी एक पैटर्न ऐसा डिज़ाइन किया है कि अगर कोई नंबर मिसमैच होता है, कोई अमाउंट मिसमैच होता है, तो उसको रिकंसाइल करने के लिए एक स्पेसिफिकली उस क्लाइंट के लिए हम बैठ के एक टूल बनाए थे, जिसको 8-10 घंटे हमने मशक्कत की। उसके बाद वो टूल बना, तो वो एक एक्सपीरियंस ऐड करता है। अब अगली बार अगर कोई 10,000 इनवॉइस बोले तो भी वो टूल इजीली वर्क कर सकता है, एंड दैट टूल इज ऑनलाइन, गूगल शीट बेस्ड है। तो ऐसा भी नहीं कि कोई लैपटॉप डिपेंडेंसी है, आप फोन में भी चेक कर सकते हो कि उसके सार क्या है, कैसे। और एक छोटा सा ऑटोमेशन हमने क्लाइंट के लिए करके दिया था। वो ये था कि वो सेम क्लाइंट उसको व्हाट्सएप में भेजना चाह रहे थे, तो जितने अवेलेबल टूल्स है उसमें एक प्रॉब्लम ये आ रहा था कि उसमें एक पर्टिकुलर मैटर है जो छप नहीं रहा था, प्रिंट नहीं हो रहा था। तो वो प्रिंट नहीं हो रहा था, तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। अब वो कोई भी सॉफ्टवेयर वाला वो बोले बहुत टाइम लगेगा सर, एक ऑटोमेशन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो कभी कभी क्या होता है, मुझे वो रॉकेट वाला एक एपिसोड याद आता है जिसमें वो बोलता है रॉकेट को थोड़ा सा झुकाओ बजाज स्कूटर की तरह, फिर चालू हो जाएगा। तो इट इज़ द माइंड ऑफ, मतलब वो उसका एक्सपीरियंस उतना है कि वो चीज़। तो हमने क्या किया कि हम टैली के सॉफ्टवेयर में गए, जहाँ जहाँ प्री डिफाइंड फील्ड्स रहता है उस फील्ड के नीचे ही उसको लिख के दे दिया, तो वो एक्सेप्ट हो गया। यकीन नहीं करोगे, 60 दिन हम लोग वो क्लाइंट उसके पीछे मशक्कत करता रहा, वेंडर्स से, मल्टीपल वेंडर्स से, और हम लोग उसको देसी तरीके से, जो देसी जुगाड़ बोलते हैं ना, तो देसी जुगाड़ से हमने जब उसको सॉल्व किया तो वो प्रॉब्लम शायद 25 मिनट्स सॉल्व हुआ। वाओ, वेरी नाइस। तो कभी कभी प्रॉब्लम उतना बड़ा नहीं होता, उसका सॉल्यूशन खोजने का तरीका नजरिया बड़ा हो जाता है, सब बदल जाता है। उसके वजह से बहुत सारे कंफ्यूजन्स, डिलेज और सारे चीज़ें आती है। तो ये एक चीज़ है, हम लोग वैरायटी ऑफ क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं तो हमारे पास एक्सपीरियंस वैरायटी बढ़ जाती है। ओके। अगर मैं 8 साल पहले जाऊं, जब आपने ये डिसीजन लिया था दैट यू वांट टू स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन, उस समय आपके घर वालों का सपोर्ट कैसे था इस चीज़ को लेके? जब मैंने जॉब छोड़ने की सोची थी, दैट वाज 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर को मैंने रेजिग्नेशन अपने जेब में लेके घूमा, और देने के लिए मेरे को 20 अक्टूबर लग गया। मतलब 16 दिन तो मैंने माइंडसेट बनाया कि बिना सैलरी का कैसे होगा। आउट ऑफ लक KPMG was the company which selected me from Bangalore, और US टैक्स कंसल्टेंसी के लिए वो मुझे कंसिडर कर लिए थे। आज भी मेरे इनबॉक्स में वो मेल है जो मैं कभी कभी खोल के देख लेते रहता हूँ कि मुझे KPMG ने सोचा था कि सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आज मेरे को लगता है कि वो बड़ा मैटर नहीं है, लेकिन उस टाइम के मेरे एज फैक्टर के हिसाब से बहुत बड़ा मैटर था, और बहुत बड़ी ब्रांड थी कि एक आप नोवेयर से सीधा KPMG में आप ज्वाइन कर रहे हो। बट फैमिली को मैंने ये बोला कि मैं बैंगलोर जाके जो पे स्केल मुझे मिल रहा है उस पर मैं पूरी फैमिली को वहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो आई वांट टू रिटेन इन रायपुर एंड आई विल कंटिन्यू टू माय करियर। एक चीज़ मेरी बहुत अच्छी रही, मतलब मेरे लिए ये पॉजिटिव है कि मेरा जो अर्ली एज है, स्टार्टेड एट 17.5, तो 17.5 में लोग एजुकेशन के ऊपर और उसमें जाते हैं, तो आई गॉट प्रैक्टिकल अप्रोच मोर देन द थ्योरेटिकल वन। तो प्रैक्टिकल अप्रोच जब मिलता है आपको तो बेनिफिट्स ज़्यादा रहते हैं उसके। इन्हीं सब बेनिफिट्स में फैमिली ने ये बोला जो समझ में आ रहा है वो कर लो, बस कुछ गलत मत करना। तो वही आज भी है, जो समझ में आ रहा है, जैसा समझ में आ रहा है, धीरे धीरे प्रैक्टिकल नॉलेज अप्लाई करते करते यहाँ तक ग्रो की। और डाउन द लाइन 8 इयर्स कैसे बीते सच में नहीं पता चलता, जब आप, क्योंकि शुरुआती 4 साल तो आप सिर्फ एक्सपीरियंस किए। सो व्हाट इज दैट वन मोमेंट जब किसी क्लाइंट ने आपको तारीफ की होगी किसी वर्क के आपके लिए, एंड वो तारीफ ने सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया था आपको टू कंटिन्यू व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ? मैं क्लाइंट का नाम लेके ही बोलना चाहूँगा। वन ऑफ माय बिगेस्ट मतलब फर्स्ट क्लाइंट ऑफ दिस प्रोसेस, जो प्रोसेस हम अडॉप्ट किए थे। देखिए, जब आप कोई नया प्रोडक्ट लाते हो
और उस प्रोडक्ट के लिए क्लाइंट खोजना पड़े, कस्टमर खोजना पड़े, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि प्रोडक्ट वैलिडेटेड नहीं है मार्केट में उसके प्रति कोई रेस्पॉन्स नहीं है। देयर इज नो टेस्टिमोनियल। यस, देयर इज नो टेस्टिमोनी, और कोई आपके पास भी कोई कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो आप कैसे एग्जीक्यूट करोगे, सच में नहीं है। करेक्ट। इस केस में जो आप पे ट्रस्ट करता है, दैट इज द इनिशियल इन्वेस्टर। एक्चुअल में मैं उन्हें कस्टमर नहीं इन्वेस्टर कहता हूँ, लेकिन उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट इन्वेस्ट किया, जिसके वजह से मैं ये एंटरप्राइज को खड़ा कर पाऊँ। मेरे मतलब मैंने एक टाइम पे ये सोच लिया था कि शायद अकाउंटिंग वैसे ही होती है जैसे बाकी लोग कर रहे हैं, यार आई एम द इडियट हु इज डूइंग दिस। तो मिस्टर हार्दिक रोकड़, इट वाज माय फर्स्ट क्लाइंट जिन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया, और मैंने उन्हें जो टिप या एडवाइस दिया था, उन्होंने उसे बखूबी आज शानदार 4 साल में उसको निभा रहे हैं। तो वो मेरे को बहुत मतलब फील कराता है कि मैं किसी अच्छे कॉज के लिए काम कर रहा हूँ। नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आई फील प्राउड टू टेक हिज नेम। ही वाज द फर्स्ट क्लाइंट हु शोड ट्रस्ट एक्चुअल में, क्योंकि ट्रस्ट दैट हैव अ कॉस्ट, वो कॉस्ट एब्जॉर्ब करना और उस कॉस्ट का रिजल्ट को विजुअलाइज करना, वो इनटेंजिबल फॉर्म में, क्योंकि हम कुछ ऐसे पॉकेट से निकाल के कुछ नहीं दे रहे हैं उस सर्विसेज के एक्सचेंज में, एंड इट इज स्टिल माय क्लाइंट एंड इट ऑलवेज बी कंटिन्यूइंग टू माय क्लाइंट। मैं मतलब मानूंगा कि उनके ट्रस्ट के वजह से आज वाइस बुक्स बहुत अच्छे पोजीशन पे है। बहुत खूब, बहुत खूब। वो पहला क्लाइंट है, और जो वीडियो टेस्टिमोनियल्स हम कुछ कलेक्ट करवाए थे, वो कलेक्ट करवाने के बाद मेरी टीम के आंखों में आंसू थे कि हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हमको इतने अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं, तो दिस इज क्वाइट अनबिलीवेबल। इट हैपेंड, इट वाज नॉट डिसाइडेड। आई थिंक व्हेन वी गो बैक एंड जॉइन द डॉट्स, तब अच्छा लगता है कि वो सही मोमेंट पे मैंने नौकरी छोड़ी, वो सही मोमेंट पे KPMG नहीं ज्वाइन करने का डिसीजन लिया, वो 6 महीने बिना क्लाइंट के आप एक सिंगल पैर पे खड़े होके सर्वाइव करते हो। ये सारे डॉट्स आज मजा आता है, उस टाइम पे यही रिग्रेट होता था, काश मैं वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेता या मैं वो क्या बोलते हैं रिजिग्नेशन नहीं देता तो सिक्योर्ड रहता। ये सारे माइंड में थॉट्स आते हैं। ओके। सो आई डोंट कम फ्रॉम एन एंटरप्रेन्योर बैकग्राउंड, तो बस मेरे फादर भी एम्प्लॉय रहे हैं, सैलरी क्लास में थे, मिडिल क्लास थॉट्स, एंड वही थॉट्स आज भी। So what is the vision with respect to WiseBooks? WiseBooks is a global product and I believe it right now कि ये global product है and we are going global also। और यहाँ going global मतलब? Going global मतलब we are now planning to do it on multi country operations like things। So we have clearances with Dubai। So wow। हम दुबई प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, और इस साल हम ये प्लानिंग में है कि दिसंबर से पहले हम हैदराबाद का ऑपरेशंस चालू कर लेंगे। सो हैदराबाद इज आई थिंक क्वाइट विसिनिटी एरिया है, और जहाँ पे मेरे को लगता है कि एक्सपेंशन थोड़ा अच्छा हो सकता है। okay। तो इट विल बी कंपनी ऑपरेटेड, नो डीलरशिप और नो चैनल पार्टनर्स थी स्कीम। हम खुद ही अपने क्लाइंट्स एक्वायर करेंगे एंड विल बी ऑपरेटेड। बहुत खूब, बहुत खूब, मतलब बहुत प्यारा विजन आपके पास अपने रेडी करके रखा हुआ है। ओके, व्हाट इज दैट वन पीस ऑफ एडवाइस टू ऑल द पीपल आउट देयर जो नहीं समझ रहे हैं कि अकाउंटिंग अच्छे से ना करने से उन्हें लॉन्ग टर्म में कितना डिसएडवांटेज या डिसबेनिफिट हो सकता है? अकाउंटिंग का गलती होना और अकाउंटिंग का सही होने का रिजल्ट हमेशा लॉन्ग टर्म ही रहता है। देयर इज नो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट और लॉस इन इट। मतलब मैं जब भी क्लाइंट ऑनबोर्ड करता हूँ तो उनको ये बोल भी देता हूँ कि मुझे 3 से 6 महीने आपको देने पड़ेंगे, तभी मेरा रिजल्ट आपको पता चलेगा। 1 महीने में हैरी पॉटर का छड़ी तो नहीं है कि मैं एक मंत्र फूका और जितनी गलतियां हैं वो सुधर के ऑटोमेटिकली अपनी जगह में चली गई और बुक्स क्लीन हो गया। देयर इज नो कंसेप्ट कॉल्ड क्लियर बुक्स। ठीक है, उसे क्लीन रखने के लिए एफर्ट्स ही रखते हैं, और किसी भी चीज को टाइम देने पे ही उसके एफर्ट का रिजल्ट दिखता है। okay। तो सबसे पहले आप गलती भी कर रहे हो तो इसका रेप्लिकेशन आपको अगले साल, अगले साल का अगले साल, अगले साल का अगले साल मिलेगा, और सही कर रहे हो तो वाइस और वर्सा। अगर आप 5 साल गलत अकाउंटिंग की हो तो आपको 5 साल लगेगा उसको ठीक करने में। नथिंग इज गोना हैपन फोर्टनाइटली, 15 दिन में कोई चीज सुधर नहीं जाती। ये क्लियर अगर आपके माइंड में है तो आप गलतियां सुधारना स्टार्ट करें। और मेरा डे 1 पे किसी भी क्लाइंट से बात होता है तो मैं यही बोलता हूँ, हैव पेशेंस,
और तभी वाइज बुक्स का आपको मजा मिल पाएगा। क्योंकि अगर मैं देखूं, अगर ऑन एन एवरेज मैं 10 क्लाइंट ऑनबोर्ड कर रहा हूं एवरी मंथ और 10 क्लाइंट के 10 दिन में अगर रिजॉल्व कर पाऊं, तो दैट इज नॉट गोना पॉसिबल। पहले उन्हें समझना पड़ेगा, 2-3 महीने तो बिजनेस अंडरस्टैंड करने में टाइम चले जाते हैं। फिर आता है हर बिजनेस का एक सीजन में सब छोड़ो, सेल पे फोकस करो, क्योंकि सीजन में ही सेल होता है। Correct. हर एक बिजनेस का एक लाइफ साइकिल है, एक सीजन है। Correct. तो उस सीजन में तो अकाउंटिंग पे फोकस आएगा ही नहीं। अगर गलती से उस सीजन में हम ऑनबोर्ड होते हैं तो वी आर द पूरेस्ट पर्सन टू डिलीवर दोस थिंग्स। मैं मतलब बेशर्मी से ये बोल सकता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे एंटरप्रेन्योर का फोकस ही नहीं है उस तरफ। आई थिंक 3 to 6 months इज द वेट एंड वॉच एरिया टू गेट द रिजल्ट्स। एंड जितना आपने गलतियां जितने साल में की है, उतना साल तो आपको ठीक करने में भी देना पड़ेगा, ताकि कई सारी चीजें रिवर्सेबल नहीं हो सकती। Once numbers are numbers, they don't make lies, they only tell that. ओके तो स्टैटिस्टिकली अगर आपने बहुत सारी चीज समझी होगी कि अगर आपके प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में बहुत कुछ गड़बड़ है, अकाउंटिंग में बहुत कुछ गड़बड़ है, एंड आपके पास पेशेंस है, यू नो whom to contact. थैंक यू सो मच विनय भैया हमारे पॉडकास्ट चैनल में आने के लिए और अपना इनपुट देने के लिए, for your valuable invite, and it's quite honored to speak before you. Thank you so much. Stay tuned for more.